इस युवा सदन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को सदन की प्रक्रिया समझाना, वाद विवाद करना और अपना निर्णय लेने का है। मैं चाहती हूँ कि आज की सभा को संचालित करने में आप मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को स्पष्ट रैंक करवाई जाए। हाजीपुर बिहार लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित गुंजन कुमारी। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ लेंगी? मैं हिंदी भाषा में। मैं गुंजन कुमारी जो युवा सांसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित नीति कुमारी। आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? In English. I, Niti Kumari, having been elected a member of Youth Parliament, do swear in the name of God solemnly affirm that I will, through faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that it will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम युवा सदन में एकत्रित हुए हैं, मेरा ये दुख कर्तव्य बनता है कि मैं मनोरमा सिंह की मृत्यु का आपको सूचना दूं। वह एक बहुत ही सक्रिय वक्ता थी। उन्होंने लोगों के कल्याण में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। श्रीमती मनोरमा जी बांका बिहार से प्रतिनिधि थी। उन्होंने लोगों का कल्याण और लोगों के विकास में अपना हर पल हर वक्त दिया है और वह बहुत ही सक्रिय वक्ता थी और वह सदन की कार्रवाई में रुचि लेती थी। उनका निधन 8 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में पटना में हुआ। प्रधानमंत्री जी, आप मनोरमा जी के जीवन काल पर प्रकाश डालें। श्रीमती मनोरमा सिंह जिनकी मृत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। वह पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह की धर्मपत्नी थी। मनोरमा जी 2 बार संसद रही। पहली बार 1984 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंची थी। उसके बाद उनके पति के निधन के उपरांत 1986 में उपचुनाव में संसद चुनी गई। मैं उनके परिवार में अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। विपक्षी नेता श्रीमती मनोरमा सिंह को मैं बाल्यकाल से ही जानती हूँ। वह एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थी और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानती थी। उनके न रहने से हमने एक सामाजिक राजनीतिक वह सार्वजनिक कार्यकर्ता को खो दिया है। शोकसंतप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजने में मैं स्वयं को और अपने दल को सहयोग करना चाहूँगी। वह हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा याद
रखी जाएंगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वह उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। सभी सदस्यगण श्रीमती मनोरमा सिंह सांसद और सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति। महासचिव जी, शोक संदेश परिवार को भेज दिया जाए। प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों का परिचय देंगे। माननीय प्रियंका जी गृह मंत्री, माननीय रेल मंत्री पंडिता जी, कानून मंत्री माननीय खामोश जी, माननीय सदस्यगण, मुझे बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। उनके इस दौरे से हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे, तो मैं उनके इस दौरे की मंगल कामना करती हूँ और उनको सदन में आने के लिए स्वागत करती हूँ। माननीय सभासदों, जैसा कि आपको विदित है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के लोगों ने बहुत सारी उपाधियां और मेडल प्राप्त किए हैं और इन्हें प्राप्त कर उन्होंने इतिहास रच दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि हमारे देश में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपना हुनर ओलंपिक में दिखाया और लड़के लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके लिए हमारे देश को उन पर गर्व है और मैं उनके भविष्य में आगे बढ़ने के लिए मंगल कामना करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने ओलंपिक में इतनी अच्छी उपाधियां प्राप्त की हैं। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। विपक्षी नेता दिव्या। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने प्लास्टिक बैग, कटलरी, स्ट्रॉ और खाद्य पैकेजिंग इन सभी वस्तुओं को प्रतिबंध लगाते हुए एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध लागू किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या ये सच है कि इस प्रतिबंध के बावजूद देश भर में ऐसी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का क्या विचार है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी नेता को बताना चाहूंगी कि इस अधिसूचना में 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इसके उपयोग के लिए सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार लगातार कई महत्वपूर्ण अभियान भी चला रही है, जिसमें प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करना और जुर्माना लगाना शामिल है। भारतीय लोग जिसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे, उनके द्वारा परिवर्तन अभियान भी चलाए गए हैं। परिवर्तन अभियान में कुल 60,367 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें से 19.77 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और 1963.6 टन प्लास्टिक जब्त किया गया है। प्रश्न संख्या 100, विपक्षी नेता पिंकी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्षी सांसद कुमारी पिंकी महिला एवं बाल विकास, आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार महिला
विपक्ष का इस मुद्दे पर चिंता करना तो ठीक लगता है, लेकिन दुर्भावना के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। इस मामले में विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। पर्सन संख्या 101 विपक्षी नेता चेतना। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि 17 जून 2024 को कंचन जंगा एक्सप्रेस रंगपानी स्टेशन के पास मालगाड़ी टकरा गई थी। उसके लिए सरकार ने क्या किया, जबकि उन्हें यह पता है कि आम आदमी के जीवन में ट्रेन कितनी महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग 2.40 करोड़ लोग रोज रेल में सफर करते हैं। क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि आज ट्रेन दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। 17 जून 2024 को मालगाड़ी टकराने के कारण 15 लोगों की मृत्यु और 60 लोग घायल हो गए थे। क्या ये रेलवे अधिकारियों की लापरवाही को नहीं दिखाता? क्या इतना बड़ा हादसा होने से पहले रोका नहीं जा सकता था? क्या सरकार घटना के कारणों की निष्पक्षता से जांच कर रही है? क्या ऐसे हादसे ना दोहराए जाए, इसके लिए सरकार ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि रंगपानी स्टेशन पर ट्रेन हादसे के लिए हमें बेहद ही दुख और पीड़ा है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, जिनके अनुसार सिग्नल खराब हो गया था और इसी कारण से यह हादसा हुआ। इसमें पीछे वाला डब्बा भरा हुआ था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके और सरकार के द्वारा जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनको 10 लाख का मुआवजा और 2 लाख की मदद दी गई है और जो लोग घायल हुए थे उनको 2.5 लाख का मुआवजा और 50 लाख की मदद दी जा रही है। ओएमसी और डीआरसी से रेलवे ट्रैक की निगरानी की जा रही है और रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग की जा रही है। अब शून्यकाल आरंभ होता है। विपक्षी सदस्य माननीय महोदय जी, मैं शिक्षा के बारे में सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सदन को बताएं कि सरकार बनाने के बाद शिक्षा सुधार के क्या कदम उठाए गए हैं। अगर एक भी काम बताए जो सरकार ने शुरू किए हैं, शिक्षा सुधार पर वही पुरानी बातें बोल दी जाती है। मानव संसाधन और विकास मंत्री जी। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी साथी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार आप में हाथ धरे नहीं रहती है और इस विषय पे लगातार कार्य कर रही है। हमने जो कार्य किए हैं, अगर हम उनकी गिनती करें तो सदन का समय भी कम पड़ जाएगा। तो सवाल पूछने की बजाय ये लगातार के कार्य को देखना चाहिए। विपक्षी सदस्य रोशनी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से शिक्षा के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। देश के कई राज्यों में परीक्षा के परिणाम काफी निराशाजनक क्यों हैं? देश में शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? सरकार शिक्षा में सुधार के लिए क्या योजनाएं बना रही है? मिड डे मील में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी साथी रोशनी को ये बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार शिक्षा के बारे में जो इन्होंने स्थिति पेश की है वो सरासर गलत है, वास्तविकता से कोसों दूर है। क्योंकि जब से हमारी सरकार आई है
शिक्षा के लिए डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन मिल रहा है। हरियाणा राज्य में कक्षा 10वीं तथा 12वीं कक्षा के लिए 5 लाख टैबों का प्रबंधन किया गया है, जिसमें उन्हें लिखने तथा पढ़ने के लिए प्रोत्साहन, समझने की क्षमता का विकास किया गया है। स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान देकर अध्ययन किया जा रहा है। दोपहर के भोजन के शुद्धता व सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी G20 के सफल आयोजन पर अपना वक्तव्य दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवंबर 2024 में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन का संपन्न हो गया है। वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने के लिए सराहना की विश्व नेताओं ने भी भारत के अंतर्गत की सराहना की और एक सफल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए हमारी प्रशंसा की। इस G20 सम्मेलन में भारत ने एक न्यायपूर्वक विश्व और एक टकराव भय का निर्माण को अपनी थीम बनाया है। इस सम्मेलन से भारत ने आज विश्व के अंदर विश्वास पैदा किया है कि मानव हित के कामों में आज भारत समस्त के साथ खड़ा है। संकट की हर घड़ी में भारत हमेशा खड़ा रहता है, जहां हम कभी दिखते भी नहीं थे और ना ही हमारा नाम होता था। इतने कम समय में हमने वो स्थिति वहां से प्राप्त की है। मैं सरकार की तरफ से इस सम्मेलन में योगदान देने वाले सभी कर्मचारियों का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतना बड़े योजना को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्माण किया है। प्रीति कुमारी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लोक सेवा समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी करते समय हरियाणा के प्रसिद्ध समाचार पत्र ने विशेष धिक्कारण मामला दिया है, जिसमें मरीजों को दवाइयां बाहर से लाने का आरोप लगाया गया है। माननीय प्रीति जी, क्या आपने इसके संबंध में नोटिस दिया है? अगर नोटिस दिया है तो उसके साथ समाचार की कटिंग पेश की है, आप सदन को उसका नोटिस जारी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने आज सुबह 10 बजे ही नोटिस दे दिया है। उसकी जांच की जाएगी और तब वो नोटिस जब मेरे पास आएगा तो मैं उस पर निर्णय लूंगी और आप सभी को अपना निर्णय बता दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रिंसी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से खनन विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट 23 से 24 की प्रति खनन सदन में पठन कर रही हूँ। अब हम काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। विपक्षी नेता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जिस देश को भारत माता कहा जाता है, जहाँ पर कन्याओं को देवी के स्वरूप पूजा जाता है, वहीं पर मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ जो व्यवहार की घटना सामने आ रही है, प्रशासन और आम जनता केवल मुख दर्शक बनकर देख रही है। अभी तक अहिंसा में 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 5000 अनजानी और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रहेगी, क्योंकि मानवता का हनन होते देखकर सरकार को अपनी सत्ता बचाने का प्रयास कर रही है और इस पर सरकार जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की गई है, इस घटना का हम पूरे जोर के साथ विरोध कर रहे हैं और 4 मई को जो दुर्घटना हुई है, ऐसी घटनाओं कहीं भी होना बहुत ही दुखद है। इस मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसमें 36,000 सीआरपीएफ सैनिक तैनात किए गए हैं। हिंसा को रोकने के लिए वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य सचिव और डीजीपी को बदल दिया गया है। सरकार हिंसा को रोकने के लिए मणिपुर
जो भी इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके पक्ष में नहीं है वो ना कहे। ना कहने वालों का बहुमत ज्यादा है, ना कहने वालों का बहुमत ज्यादा है, ना कहने वालों का बहुमत ज्यादा है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। महासचिव जी, युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्यसभा के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई है कि बॉयलर विधेयक 2024 को पारित हुआ है, जो कि 4 दिसंबर 2024 को हुआ था। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। विपक्षी सदस्य मानसी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री से पूछना चाहूंगी, क्या संचार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार विशेषतः स्मार्टफोन का उपयोग न करने वाले लोगों के लिए बनाए गए विशेष मोबाइल फोन प्लान शुरू करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या सरकार स्मार्टफोन का उपयोग न करने वाले लोगों को किफायती डाटा पैकेज और इंटरनेट सुलभता प्रदान करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या सरकार स्मार्टफोन का उपयोग न करने वाले लोगों के लिए किफायती और उपयुक्त मोबाइल योजनाओं का लाभ लेने वाली संभावित बाधाओं को पहचानती है? यदि हाँ, तो चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? संचार एवं उत्तर पश्चिमी विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी नेता मानसी को यह बताना चाहती हूँ, कैसे वह विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अनुसार दूरसंचार टैरिफ को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विनियमता करता है। मौजूदा विनियामक टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार कुछ सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ कवरेज के अंतर्गत है। अब विधायी कार्य आरंभ होता है। कानून मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। कृपया जो इसके पक्ष में है वो हाँ करें, जो इसके पक्ष में नहीं है वो ना करें। हाँ कहने वालों का बहुमत ज्यादा है, हाँ कहने वालों का बहुमत ज्यादा है, हाँ कहने वालों का बहुमत ज्यादा है। अतः विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत करती हूँ। इस बिल में 2 मुस्लिम महिलाओं को सदस्य बनाना अनिवार्य किया गया है। यह बिल 1954 में नेहरू जी लेकर आए थे। 1955 में इसका पहला संशोधन हुआ था। 2013 में दूसरा संशोधन हुआ था। अब इसमें नया संशोधन हो रहा है। इस बिल के पास होने से कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। वक्फ के तहत वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिम को भी शामिल किया है। वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए यह बिल लाया गया है। वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के सदस्य की संरचना में बदलाव किया जाएगा। वक्फ संपत्ति पर जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी रहेगी। वक्फ बोर्ड को विधिक लेखा परीक्षण की योजना के अंतर्गत लाया गया है। वक्फ संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। अब इस विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त होता है और इसका दूसरा वाचन दिनांक 17 दिसंबर 2024 को 2 घंटे बाद होगा। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। अब
विपक्षी सदस्य पायल। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि यह वक्त बिल क्या उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया है और इस बिल में इतने सारे बदलाव क्यों किए गए हैं। यह वक्त बिल नहीं है, अडानी बिल है। सरकार की यह चाल है कि वह वक्त बोर्ड की सारी संपत्ति अपने चाहने वाले व अपने रिश्तेदारों को देना चाहती है। यह मुसलमानों के हित में नहीं है। क्या सरकार की मंशा ठीक है? सरकार ने इतने सारे बदलाव क्यों किए गए हैं? यह मुसलमानों के साथ अन्याय होगा। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। यह बिल मुसलमानों के हित में है। विपक्ष के लिए यह राजनीतिक मुद्दा होगा, लेकिन सरकार के लिए नहीं। इस बिल को लागू होने से बहुत काम होंगे। इसके हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 के पास होने से मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल होने का हक होगा। वक्फ की संपत्ति कर सही इस्तेमाल किया जाएगा। महोदय, इस बिल को लेकर विपक्ष ने जो सवाल किए हैं, वह आरोप लगाए, वह गलत है, क्योंकि इस बिल से पहले 1955 में दोबारा 2013 में पूर्व सरकारों द्वारा संशोधन किए गए हैं। हमारी सरकार ने तो इसमें संशोधन करने को कोई गलत कार्य नहीं किया। इस बिल को लागू होने से जो बहुत सारे ज्यादा कार्य नहीं किया। इस बिल को लागू होने से बहुत सारे ज्यादा कार्य नहीं हो पाए, जो कि हमारे विपक्ष सदस्यों को पता है कि जैसे वक्फ संपत्तियों में प्रबंध और वक्फ बोर्ड के पारदर्शिता बढ़ेगी। वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थायिक इस्तेमाल पर सख्त नियंत्रण होगा। प्रशासन में सुधार होगा। वक्फ संपत्तियों के संबंध में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा। धार्मिक समुदाय को अधिकारों की जवाबदारी और काम की आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाएगा। विपक्ष को सारे फायदे पता होते हुए भी आरोप लगा रही है। विपक्षी नेता प्रिया। माननीय महोदय जी, मेरी नजर में यदि इस बिल को पारित किया जाता है तो इससे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। इसमें ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जिससे मुसलमानों को फायदा हो। अब तृतीय वाचन शुरू होता है। प्रस्ताव पारित किया गया है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके पक्ष में नहीं है वो ना कहे। हम ध्वनि माध्यम से वोट नहीं करेंगे। हम हमारी पत्रिका बांटकर उसमें हाँ ना का जवाब दें और सदन के पटल पर रखवाएं।
राज्यसभा को भेज दिया जाए। जी हाँ मुखिया। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा युवा संसद का स्तर जो आज सुबह 17 दिसंबर 2024 को 1 बजे शुरू हुआ, वह अब समाप्त होता है। मुझे बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सदन के कार्य को संचालित किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्रिमंडल और अन्य दलों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं की, और मैं अपने मीडिया साथियों को भी धन्यवाद देती हूँ और महासचिव जी, अधिकारियों और रिपोर्टर और अन्य कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस कार्य को संचालित किया है। अब हमारी अगली बैठक अनिश्चित काल पर स्थगित की जाती है। आपके इस बिल के खिलाफ क्यों हो रहा है? आप ये बिल क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि ये बिल मुसलमानों के लिए सही नहीं है। ये मुसलमानों के लिए अन्याय होगा। यह मुसलमानों के लिए खिलाफ है। बोला जाता है ये बिल मुसलमानों के Time.